बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ हुकूमत की मैशत पर अपोजिशन सवालात उठा रही है। साथ ये भी अपोजिशन कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि उन्होंने काबीना को फाइनलाइज करना है। और सुहेल आफरीदी खुद भी ये बात कह चुके हैं कि अगर मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी तो फिर काबीना की तश्कील नहीं हो पाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस खुद आज़ाद हैं और अपनी पार्टी के साथ मिलकर फैसले कर सकते हैं तो उन्हें सिर्फ इमरान खान साहब की मुशावरत ही क्यों दरकार है? और अगर हुकूमत उन्हें ना मिलने दे जिसका उन्हें एहतजाज करने का भी हक हासिल है तो क्या अवाम के मसाइल हल करने के लिए काबीना की तश्कील ज़रूरी नहीं है? फिर दूसरा अहम सवाल यह है कि ये ऑफर्स जो दी जा रही है इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट होने की, क्या इमरान खान साहब ये चाहते भी हैं या डिमांड्स कर रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही जायजा लेंगे मुल्क की मैशत के हवाले से। हुकूमत कहती है शरह नमू 2.4 के बजाय अब 2.7 तक जा पहुंची है। इसी तरीके से सरमायाकारी की बात की जा रही है। चीन से 8.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के इस वक्त मुआहदे हो चुके हैं। दुबई और दीगर ममालिक के साथ भी मुआहदे ऐसे हो चुके हैं जिसमें मुल्क में सरमायाकारी आएगी। लेकिन अपोजिशन यही कहती है कि मैशत अपनी दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ रही। वज़ीर ख़जाना के हवाले से कहा जा रहा है कि ये टीम नाकाम हो रही है, लेकिन हुकूमत का दावा ही कुछ हो रहा है। हुकूमत कहती है कि जिस तरीके से ज़र मुआदला के ज़खायर बढ़े हैं माजी की निस्बत इसकी मिसाल कम ही मिलती है। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि पंजाब में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को मुस्लिम लीग नून गैर जमाती क्यों कराना चाहती है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि ये हम खबरें सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब को ऑफ़र की जा रही है कि वो अगर दरख्वास्त करें तो उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कहा, फिर राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हैं कि अगर वो दरख्वास्त करें तो हम उन्हें मुंतकिल कर सकते हैं। क्या इस किस्म की कोई बाकायदा ऑफ़र हुकूमत की तरफ से मौजूद है? आपको लगता है कि इसके बाद मुज़ाकरात हुकूमत के और अपोजिशन के शुरू हो पाएंगे? लेकिन दूसरी तरफ जो है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। इन हालात में ये बर्फ़ कैसे पिघलेगी? जी, सबसे पहले तो मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह के एजेंडे पे। वो किसी सियासी एनआरओ के ऊपर नहीं होंगे और उन मुज़ाकरात के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जब वो चाहें वो आकर हमसे बात कर सकते हैं। और हमारी भी ये तवक्को है कि जिस सूबे में 13 साल से उनकी हुकूमत है और वो ये भी दावा करते हैं कि नुमाइंदा हुकूमत है, तो फिर उस सूबे में दहशतगर्दी क्यों हो रही है? वो दहशतगर्द कौन से हकूक है जो मांग रहे हैं, या वो उनकी हुकूमत जो है वो क्यों बेबस है और मजबूर है बुज़दिलाना मुसालियत करने पे? तो वो ये सारी बातें अगर वो करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं और बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरा ये कि मेरे भाई तारिक फजल चौधरी साहब ने ये ऑफर की है, इस पर कोई बाकायदा डिस्कशन जो है वो अभी नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में तारिक फजल चौधरी साहब ही बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने जो पेशकश की उसकी बैकग्राउंड क्या है। तीसरा जो इशू आपने रेज किया है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का, उस पर मेरी तवक्को है कि वो मुलाकात बहुत जल्द हो जाएगी। अच्छा खुर्रम साहब, लेकिन जो ऑफर की जा रही है हुकूमती पेशकश है वो हुकूमत की तरफ से है या महज उसे हम बयानात ही समझें? बाकायदा तौर पर यह तय कर लिया गया है कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है? जी, मैं इस पर क्या सराही कर सकता हूँ कि काबीना के अंदरूनी मामलात से मैं आगाह नहीं हूँ, तो लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि इस पर कोई बाकायदा डिस्कशन नहीं हुई जिसपे कोई फैसला किया जा सके। तो लिहाजा डॉक्टर तारिक फजल साहब बड़े सीनियर और जिम्मेदार पार्टी के रुकन भी हैं और वजीर भी हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने जो पेशकश की थी 2 दिन पहले एक निजी टीवी के प्रोग्राम में उसकी बैकग्राउंड क्या है। लेकिन खुर्रम साहब, जिस किस्म की इस वक्त टेंशन है, एक तरफ जो है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी हैं, उनकी पार्टी की लीडरशिप भी है, वो एहतजाज की बात कर रही है, आप उन्हें एहतजाज भी नहीं करने देते। इन हालात में इमरान खान साहब की तरफ से तो ये आता रहा है हमेशा से कि वो जेल से कहीं नहीं जाएंगे, ना जेल से बाहर जाने को तैयार हैं, कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं, बल्कि उनके सोशल मीडिया मुसलसल कंपेन चलाते हैं उनके वर्कर्स कि इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं, झुकने को तैयार नहीं हैं। फिर इन हालात में अगर कोई ऐसी ऑफर भी आती है तो वो तो कबूल नहीं करेंगे।
नहीं, लतीफ़ा ये है कि जिस निजी टीवी के प्रोग्राम में पहले एक दिन तारिक फजल साहब ने ये ऑफर की, उससे अगले दिन जो है वो उन्हीं की पार्टी के एक रुकन कौमी असेंबली हैं मरवत साहब, जी उन्होंने सारा भांडा जो है वो बीच चौड़ाए फोड़ दिया कि नवंबर 2024 में हर किस्म के सौदे के लिए और बार्गेन के लिए और एनआरओ के लिए बानी चेयरमैन तैयार थे। वो बात है कि वो नहीं बात किसी अंजाम तक पहुंची, लेकिन उस वक्त वो तैयार थे। इससे कता नजर जी देखिए मलिक साहब, अगर ऑपोजिशन करती है, बिल्कुल ठीक है, वो अदम इस्तेहकाम नहीं है। उनको जरूर करें, अपनी बात करें, अपना नजरिया दें और खुलकर बात करें, लेकिन दुख ये है कि वो बजाय पाकिस्तान के अवाम की फलाह का कोई एजेंडा लेकर आए, उनके पास तो सिर्फ बानी चेयरमैन की रिहाई का एजेंडा है और वो ये एजेंडा जो है वो बंदूकों और डंडों के जरिए हासिल करना चाहते हैं। तो इस हालात में तो हुकूमत ने जो बिल्कुल दुरुस्त इकदाम लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में सिर्फ एहतजाज का हक नहीं लिखा, वहां ये भी लिखा है कि पाकिस्तान के हर शहरी को अपना कारोबार, रोजगार, अपनी जिंदगी बिला रोको टोक गुजारने का हक है, और वो हक जो है वो भी उतना ही फाइक है जितना एहतजाज का हक है। तो हुकूमत ने तो तमाम शहरियों के हकूक हैं, सिर्फ एहतजाज करने वालों के नहीं, उनका एहतराम करना है। तो ये मामला है कि इस वक्त मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी भी और सियासी तौर पर इस्तेहकाम है। जो गुफ्तगू है वो अगर एजेंडा किसी प्रॉपर पॉलिसी एजेंडा पर होगी, आखिर 13 साल से उनकी हुकूमत है, क्या उन्होंने कोई सबक सीखा है? क्या वो हमें बता सकते हैं कि दूसरों सूबों में बेहतर सेहत, अमन, तालीम, अमन व अमान, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिलीवर किया जा सकता है? लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो एक तबाहाली नजर आ रही है। तो लिहाजा ये भी इशू है कि भाई 12 जिला में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो सरहदी जिला है वहां सूबाई हुकूमत की रिट नहीं है, और वहां जो कहते हैं कि जी दावेदार हैं कि हम नुमाइंदे हैं, वो नुमाइंदे सब के सब जो हैं वो दहशत गर्दों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए, बुज़दिलाना मुसालियत करके बैठे हुए हैं। तो लिहाजा अगर उनके पास कोई इंसाइट है कि किसी अमन और अमान के तरीके से बेहतर हल के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है, उस पर भी हम बात करने के लिए हर वक्त तैयार। खुर्रम साहब, आपने मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की बात की, लेकिन आप एक पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, वफाकी वजीर रहे हैं, किसी मजहबी या सियासी जमात पर पाबंदी लगाना मसाइल का हल हो सकता है? जी, एक मसले का हल है और वो मसला है सियासत में तशद्दुद। ठीक, कोई भी जमात, मजहबी हो या सियासी, अगर बंदूक के जरिए, कीलों वाले डंडों के जरिए, पुलिस मैनों को गोलियां मारने के जरिए, पुलिस की गाड़ियां जलाने के जरिए अपना इजहार करेगी, तो फिर ये उसका हल है। तो असल इशू ये है कि ये अगर हार्ड लाइन लेनी है, मेरी उम्मीद है, दुआ गो भी हूं कि अल्लाह ताला ने जो हिम्मत दी है पंजाब हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत को भी, ये सिर्फ एक जत्थे के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान की तमाम जमातों को एक सबक जाना चाहिए कि अगर उन्होंने सियासत करनी है, जमहूरियत में हिस्सा लेना है, तो उन्हें अमन का रास्ता अपनाना होगा। खुर्रम साहब, आपके इस मौक़िफ़ से हम इत्तेफाक करते हैं कि सियासत में तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने देखा माजी में भी इस किस्म के फैसले तो किए गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लब्बाइक को बैन किया गया, 6 महीने बाद फैसला वापस लेना पड़ा। रियासत कमजोरी दिखाती है तो फिर शायद जत्थे जन्म लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसलिए तो मैंने कहा मेरी ये उम्मीद और दुआ है कि अल्लाह ताला वो इस्तकामत दे वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को भी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, कि वो जो बाजी के सौदेबाजियां थी, और वो क्या थी कि ये जत्थे जो हैं कभी किसी के लिए एक सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये जो रविश है इसे भी तर्क करना होगा कि पाकिस्तान में अमन से सियासत हो। आप एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन तरीके से करें, कानून के दायरे में रहकर करें। और आज के दौर में जबकि 24 घंटे हमारे चारों तरफ सोशल मीडिया है, तो किसी भी जगह कोई भी एहतजाज जो है वो जगह बन सकता है कि आपने जो भी तनकीद करनी है हुकूमत के ऊपर वो करें। लेकिन मैं तो पिछले बहुत सालों से ढूंढ ही रहा हूं, मतलाशी हूं कि अपोजिशन के पास कोई पाकिस्तान के अवाम की फलाह का एजेंडा है, वो कुछ भी पेश नहीं कर पाया अवाम के लिए। खुर्रम साहब, आपने तज़किरा किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब का, कि अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और जिस किस्म के जो फैसले किए जा रहे हैं ये कंटिन्यू भी करें।
माजी में हमने देखा कि एक पेज जब भी होता है फिर उसके बाद क्या सराइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। अब भी कुछ हल्के या कहीं से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि शायद पंजाब हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट कहीं नाराज़ है। आपको लगता है कि नाराज़गी किसी जगह पे मौजूद है या इस वक्त एक ही पेज है? मैं इस पर कोई क्या सराही नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र अदा कर रहा हूँ कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया है, सियासी इस्तेहकाम आया है। मुआशी इस्तेहकाम से मुराद है कि वो कौम जो हेजान में मुब्तला रहती थी कि आज डॉलर का क्या रेट है, पिछले 2 साल से डॉलर एक ही सतह पर खड़ा है, तो एक इस्तेहकाम तो है। वो कौम जो हेजान में मुब्तला रहती थी कि जी जो है डॉलर कम हो रहे हैं और थोड़े हो गए हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है। तो एक तो वहां इस्तेहकाम है। दूसरा ये कि सियासी तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि ऑपोजिशन अदम इस्तेहकाम नहीं है, क्योंकि जो ऐवान है, और मैं इसमें पीटीआई का पेशावर की भी बात करूंगा कि हर जो असेंबली है इस वक्त उसके अंदर एक स्टेबल मेजॉरिटी है, तो लिहाजा सियासत में भी इस्तेहकाम है। बाकी जलसे जुलूस तनकीद चलती रहेगी और अडयाला के बाहर जो मुजावर बैठे हैं वो भी बैठे रहेंगे। मुखर्रम साहब, आप मैशियत को भी बड़ा करीब से देखते हैं। पिछले कई रोज़ से जो है मैशियत के ऊपर भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। हालांकि हुकूमत दावेदार है कि मैशियत बेहतरी की तरफ जा रही है। गुज़श्ता माली साल की निस्बत जो शरह नमू है वो 2004% से बढ़ के 2006 और 7 तक जा पहुँची है, और सैलाब के बावजूद। लेकिन जो है अपोजिशन के बाद अरकान कहते हैं जी कि नहीं, इस वक्त मैशियत जो है वो नीचे की तरफ जाने का सफ़र कर रही है। नहीं, देखिए अपोजिशन की बात जो है ना वो उनके अरकान कहते रहे। असल ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो मुआशियाती टीम है जी, कि मुल्क में हमें शर नमू को कैसे बढ़ाना है, और जो हतमी चैलेंज है हर हुकूमत के लिए कि पाकिस्तान के करोड़ों नौजवान मर्दों खवातीन के लिए बेहतर और वाफर रोजगार कैसे पैदा करना है। उस तरह में अभी बहुत गुंजाइश है काम करने की, और यही अगला चैलेंज है कि जबकि इस्तेहकाम अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो गया है कि शर नमू और रोजगार नया जो पैदा होना है उस तक कैसे पहुंचा जाए। और वहां अभी शहबाज शरीफ साहब को, उनकी मालियाती टीम को बहुत काम करना है आने वाले दिन। बलदियाती इंतखाबात के ऐलानात भी हुए, फिर मौखर हो रहे हैं, फिर गैर जमाती इंतखाबात की बात की जा रही है। मुस्लिम लीग नून को क्या अपने पंजाब के ऊपर जो है इतना यकीन नहीं है कि वो जमाती बुनियादों पर इलेक्शन जीत सके? नहीं, बलदियाती इंतखाबात मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ। जमात की राय अपनी भी वैसे यही है अमूमी तौर पे कि बलदियाती इंतखाबात करा देने चाहिए। लेकिन जो मैं अब इस पे भी मुझे अंदाजा नहीं है कि अंदरूनी गुफ्तगू क्या हुई है, या पंजाब असेंबली ने जो बिल पास किया है वो यही तवक्को है कि पंजाब के अंदर भी ऐसे इंतखाबात कराए जाएं जिसमें ये जो बलदियाती निज़ाम है इसको कोई मजबूत फुटिंग मिले। इस वक्त जो है जो सियासी हमायदीन है उनकी राय यही है कि गैर जमाती होने चाहिए। खुर्रम साहब, आप अगले हालात जो आने वाले दिनों के हालात में कुछ बेहतरी देखते हैं कि कोई जो सियासी इस्तेकाम की आप बात कर रहे हैं ये कंटिन्यू करेगा, और फिर अपोजिशन के साथ भी इस वक्त जो है महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर के तौर पे आ रहे हैं, क्लैश बढ़ेगा या कम होगा? जी, अचकज़ई साहब से तो मेरी ज़ाती न्याज़मंदी भी है, वो मेरे कॉलीग भी रहे हैं कौमी असेंबली में बहुत अरसा। उनसे मुझे जरूर एक तो अच्छी तवक्को है, गुमान अच्छा रखना चाहिए। वो ये है कि उनके ऑपोजिशन लीडर बनने से जो बात मैंने पहले की कि सियासत में तशद्दुद खत्म होगा, कम होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुतशद्दुद सियासत नहीं की। अचकज़ई साहब ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर जमहूरियत और आइन की बात की है। तो अगर वो यही अपना जो उनका हमेशा से एक रवायत और वतीरा रहा है उसको कायम रखते हैं तो फिर अपोजिशन की जो और हुकूमत के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात की बेहतरी में सिर्फ एक रुकावट है, वो पीटीआई का मुतशद्दुद रवैया है। अगर वो आप मुस्तकिल कहते रहेंगे अपनी बंदूकें साफ कर लो, हमारे हैं, हम हमलावर होंगे, अगर ये रवैया जो है इसमें एक बेहतरी आती है, अमन आता है, तो फिर हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात में बेहतरी भी आएगी और जो अमन की और जो मुस्तकिल इस्तेहकाम है। लेकिन आप देखिए 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए, जी। अगला जो इंतखाब है वो अब समझे आहिस्ता आहिस्ता हमारे होराइजन के ऊपर आ रहा है। वो जो होराइजन है उसको देखते हुए
हम सबको आपस में बैठकर बात करनी, बजाय ये कि एक ऑपोजिशन जो है वो एक सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए मुस्तकिल तौर पर वफाक पर ही हमलावर रहे। इससे पीछे हटकर आपस में बात करें सियासत की बेहतरी की, कानून की बेहतरी की, और अगले इलेक्शन को बेहतर तरीके से इनेकाद करने पर बात होनी चाहिए। खुर्रम साहब, अगर वफाक का आपने जिक्र किया, इस्लामाबाद की तरफ दोबारा मार्च का ऐलान होता है, धरना होता है, जिसे आप पुरतशद्दद भी कहते हैं कि पुरतशद्दद एहतजाज करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर क्या तहरीक इंसाफ भी किसी जो है वो पाबंदी की जद में आ सकती है, या ये महज जो है मजहबी जमात के ऊपर गुस्सा निकाला जाएगा? जी आ सकती है, और इसलिए कि मैंने इसलिए अर्ज किया कि ये जो एक्शन लिया गया है ये एक जमात के खिलाफ नहीं, ये तमाम जमातों को नोटिस दिया गया है कि अगर आप पुरतशद्दुद एहतजाज करेंगे तो ये भी हो सकता है। और आपके नाज़रीन को मैं याद करा दूं कि जब 26 नवंबर 2024 को तहरीक इंसाफ ने मार्च किया था तो 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन की शहादत हुई थी। उनका खून क्या हम बेहक वहां जमीन पर गिरने दें? ये तो पुलिस वाले ने वर्दियां पहनी है, लिहाजा इनका जो खून है वो उसकी कोई वक़्त नहीं है। तो लिहाजा अगर दोबारा इस तरह होगा और सिक्योरिटी एहलकारों की जाने जाएंगी तो फिर ये तो एक मुस्तकिल अमल है कि हमें तमाम सियासी जमातों को यह समझाना है कि तशद्दुद के जरिए, डंडा के जरिए, आग लगाने के जरिए मामला हल नहीं होंगे बल्कि बदतर होंगे। बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अजहर सदीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और उनके साथ मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब। पुरान एक बार फिर खुश आमदेद अजहर सदीक साहब, निहाल हाशमी साहब, दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। दोनों मुल्क के मुमताज़ कानूनदान भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं। अजहर सदीक साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूं अगर, तो इस वक्त इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की भी और बाज़ दीगर रहनुमाओं को भी इस बात के एतराज़ात हैं कि हमें मुलाकातें नहीं करने दी जाती। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर हुकूमत फ़र्ज़ करने नहीं मुलाकात करने दे रही, ज़्यादती कर रही है, तो ये दलील है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ये कह दें कि जी मैं काबीना तश्कील नहीं दूंगा। काबीना तश्कील देना, हुकूमत चलाना, अवाम के मसाइल हल करना उनकी अवलीन तरजीह है, मुलाकात करना शायद सेकेंडरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, मैंने पहले भी बड़ी दफा कहा है कि हम शायद ना रियासतें, कोई अफ्रीका की कोई बहुत ही घटिया तरीन सी कोई रियासत शायद वहां की रहते हैं, पता नहीं, जो वहां के असूल बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान के असूल नहीं मैं बता रहा। ये सियासी जमातों के लिए अगर मैंने डूब करने का मुकाम कहा तो बुरा लगेगा किसी को। यानी मुझे वो दिन याद है जब कहा जाता था कि इमरान खान साहब ने कहा कि एसी बंद कर दो, बड़ा शोर डाला, और वो अब शहबाज शरीफ ने खुद बता दिया मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मुलाकात नहीं कर सकता। तो इमरान खान के कहने ना कहने तो फर्क कोई नहीं पड़ता था ना। तो अब तो अब आज या तो चुल्लू पर पानी डूब मरे या कोई और सोच ले इस बात को। बुनियादी हकूक आपके सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर है और आप जरा गौर करें इस बात को। मैं हमेशा नवाज शरीफ को डिक्टेटर की पैदावार कहता, मुस्लिम लीग नून को हमेशा डिक्टेटर की पैदावार कह रहा हूं। अब उन्होंने साबित कर दिया। कैसे साबित किया? डिक्टेटर के दौर का 1900 वो उसका दौर का था रूल 255, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट, मैंने लाहौर हाईकोर्ट भी चैलेंज किया था कि सियासी कारकुनों के या सियासी लोगों की गुफ्तगू पे पाबंदी कराता था। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलअदम दिया, लाहौर हाईकोर्ट ने भी कलअदम करार दे दिया, और आप लार्जर बेंच ने फैसला दिया कि मुलाकातें करवानी है। उस पर तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर हुई। गालिबन अप्रैल का फैसला था और अक्टूबर में आकर वो लगा है। और बजाय ये कि वो कहेंगे जी मुलाकातें हम करवा देते हैं हम, लेकिन वो क्या करें, उनके पास में नहीं है ना। ऑपरेशन रजीम प्लस को सामने रखते हुए उनके पास में कहाँ है। वो तो शहबाज शरीफ ने भी कह दिया, इनको लग गया कि वो रूल मुअत्तल करा दिया। कौन पेश हुआ? हमारे दोस्त हैं अमजद परवेज साहब, एडवोकेट जनरल पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए, यानी एक जमहूरी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए डिक्टेटर का अब कौन सी रहेगी बात कि जनरल परवेज मुझे जनरल साहब, मैं आपकी इन तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूं कि ये मुलाकातें रोकना कोई जमहूरियत के लिए या कोई अच्छा अमल नहीं है। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पर है कि अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जिस काम के लिए मुंतखब हुए हैं, अवाम के मसाइल हल करने के लिए, सूबे को गवर्न करने के लिए, वो काम रोक देंगे? ये भी दुरुस्त अमल है?
नहीं, कौन सा काम रुका है? मुझे वो याद आ गया, चले मैं ले सकता हूँ। नहीं, मैं आपके सामने बता देता हूँ। हमजा शरीफ वाला आपको याद होगा, वो हलफ लेने वाला मामला, उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दे दिया, कितना अरसा वो अकेला बैठे रहे भाई, वो वज़ीर आला थे, कोई काबीना नहीं थी उस वक्त भी। मैं तारीखी बातें आपके सामने रखता हूँ, यानी मैं इन चीजों को तो अहमियत नहीं देता बड़ी वादे तौर पर, और ये जमहूरियत की नफी है। मेरी एक बात सुने, वो पूरी दुनिया में जागसाई हो रही है कि जनाब एक मुलाकातें नहीं हो रही। भाई एक मेरी बात सुने, मशवरा करने में प्रॉब्लम क्या है? यानी हम शायद वो दिन भूल गए हैं जब काबीना के इजलास, कन्विक्टेड के लोग, चीफ सेक्रेटरी वगैरह सारे कहां जाया करते थे? तो आप पाकिस्तान से बाहर जाकर इजलास हुआ करते थे, किस बुनियाद पर हुआ करते थे? आज किस मुंह से बातें कर रहे हैं? अब अगर वो भैया सूबे का वजीर आला है, एक वजीर आला की हैसियत आपने ये रख दी है, और देखे उसने पहले तो ना अली अमीन गंडापुर तो यही कहता रहा, वो खतों किताबत अली जस्टिस काजी फैसा की तरह चलता रहा, लेकिन इसने, मैं बड़े से कह रहा था कि पंजाब हुकूमत को लिखे, वफाकी हुकूमत को लिखे, बाकायदा ऑफिशियल लेटर्स लिखे हैं। यानी क्या, किस बुनियाद के ऊपर ना आपके पास कोई इख्तियार मौजूद है? हम नवाज शरीफ की मुलाकातें, आपको भी मलिक साहब क्या आप मेरा ख्याल याद होगा, 26 मुलाकातें रोजाना एसपी के यानी सुप्रीडेंट के जेल के कमरे के अंदर, और कौन ऐसा बंदा था जब मुलाकात नहीं? ये साबित कर रहा है कि आप सरेंडर कर चुके हैं, आपने जमहूरियत टके टोकरी कर दी है, और आपने रखकर उन चीजों को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दी है कि जिससे क्या होगा, जागसाई हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां तक सूबा अगर बताएं कहां नहीं चल रहा, कहां मसला आया बताएं, इंतजामिया काम कर रही है, जुडिशरी काम कर रही है, वजीर आला के जिम्मे जो काम है वो काम सारे कर रहे हैं। या तो उसने कोई ऐसा काम ना किया हो, फिर समझ आती है बात, फिर तो समझ आती है बात। लेकिन आप ये कहना, और वो बड़ी जबरदस्त मांग, मैं बड़ा जबरदस्त, बड़ा खुद ही बड़ी जबरदस्त जो पाबंदी लगी है आज दीदो गुफ्तगू ऊपर, जी इसी में और बढ़ गई है तेरी चाहत है सनम। जरा गौर करें इस बात को, नहीं ले रहा हूं इस बात को मैं था, ठीक है ना जी, याद रखिएगा। और हमसे मिलना जुर्म ठहरा, गुफ्तगू ममनू है, फिर भी हर लफ्ज दुआ में। गौर करें इस बात को, फिर भी जरा समझें इस बात को, हमें मिलना भी गुफ्तगू ममनू हो गई। क्या रह गया में, और क्या रह गया? छोड़े चुप करके घर जाकर बैठे, ये जो लोग हुकूमत चला रहे हैं उन्हीं को चलाने दें, आप क्यों अपने आप को गदा कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी मुलाकात करवा दे, आप मुलाकातें करने नहीं देते, वज़ीर आला को मुशावरत नहीं करने देते, दूसरी तरफ आप ही के रहनुमा कहते हैं इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, यानी एक तरफ इतनी सख्ती, दूसरी तरफ बनी गाला की ऑफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह भाई, हमारे रहनुमा के कहने से कुछ नहीं होगा। ये इख्तियारात जिनके पास हैं, अदालत कहेगी तो वो शिफ्ट हो जाएंगे, जेल इंतजामिया कहेगी तो शिफ्ट हो जाएंगे। मैं आपको कह दूं कि नसरुल्लाह मलिक साहब, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाए तो नहीं बनेंगे ना, उसके लिए एक आईनी तरीक़ेकार है, मैकेनिज्म है। तो हमारे रहनुमा का कोई मसला नहीं है। अगर कोई आईनी तकाजे में पूरा उतरते हो, अदालतें समझती हो कि उनको भेज दें बनी गाला, तो वो चले जाएं। जहां तक रह गया इमरान खान साहब के साथ सुहेल आफरीदी की मुलाकात का, तो कोई अशार भी एक मुलाकात जरूरी है, मगर जो केपी के अवाम है उन्होंने एक मुलाकात के लिए उन्हें वोट नहीं दिया था। उन्होंने वोट दिया था अपनी सड़कें बनाने के लिए, अपने बच्चों की तालीम बेहतर करने के लिए, सेहत के निज़ाम बेहतर करने के लिए, उनके खेत और खलियान में पैदावार को बढ़ावा देने के लिए, उनके इलाके में अच्छे अस्पताल के लिए, उनके इलाके में अमन और अमान के लिए, उनकी सड़कें बेहतर होने के लिए, उनके ज़राए और वसाइल को बेहतर करने के लिए, उन पे जो मसाइल है उसको हल करने के लिए उन्होंने कहा है। किस केपी में ये असेंबली में गाना गया कि एक मुलाकात है, जरूरी है सनम? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। हो जाएगी मुलाकात, आज नहीं तो कल। आप देखिए 6 महीने तक मोहम्मद नवाज साहब को मुलाकात करने दिया गया था। जो आखिरी मुलाकात में शायद आप भी थे उस दिन, मैं भी था, आखिरी मुलाकात हमने की थी नवाब के कोट लखपत जेल में। उसके बाद वो 1.5 साल तक कोई मुलाकात उनके साथ नहीं हुई। खान साहब के तो सारे लोग मुलाकात करते हैं, और मुलाकात जो है जेल मैनुअल के तहत उनके वकील कर सकते हैं, उनके घर वाले कर सकते हैं, उनके यही लोग कर सकते हैं, मुतल्लिकीन कर सकते हैं। ये कहा है कि जेल, फिर जेल ना रहा ना, तो फिर तो जेल असेंबली हॉल हो जाएगा कि एक मुलाकात जरूरी है सनम। बात सारी है, जेल में मुलाकात वकील करता है, घर वाले करते हैं, घर का अहवाल देते हैं, अब वकील बताता है मुकदमा कहाँ तक चला है। अगर आपने जेल को
एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर बनाना है तो फिर आप हर किसी को मुलाकात, और फिर हर कैदी को उतने ही हुकूक हासिल है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि वो भी अपने सारे लोगों से एक मुलाकात कर ले। आप इंतजार करें, आपको मिल जाएगा जो आयन और कानून और जेल मैनुअल, उसके तहत आपको मुलाकात का आपका हक है वो पूरा हो जाएगा। निहाल हाशमी साहब, अजहर सिद्दीक साहब, यहाँ एक कमर्शियल ब्रेक हमें लेनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में एक बार फिर खुश आमदेद। अजहर साहब, बड़ा कानूनी नुकता उठाया निहाल साहब ने कि जेल मैनुअल के मुताबिक तो मुलाकात नहीं हो सकती, और वो कह रहे जी कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी कुछ मुलाकातें हुई, बाद में पाबंदी लग गई। अच्छा, मैं मलिक साहब, बड़ा दुख और अफसोस है, झूठ बोलने की तो आदत हमें है नहीं। जमहूरियत के नाम पे ये चलता है खेल नया, चेहरा अवामी है मगर हुक्म गैर का। उनको क्या पता, शहबाज शरीफ को तो पता ही कुछ नहीं है, ठीक है ना जी। और कुर्सी वही, किरदार नया, अंदाज नया। शहबाज शरीफ को पता कुछ नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि शहबाज शरीफ जिस्म में आमरियत की रूह छुपी, और कदर के निगाहों से देखते हैं। जमहूरियत के जिस्म में आमरियत की रूह छुपी। मैं सुनता रहा उनकी बातें, हम थोड़ी सी बर्दाश्त करके मेरी भी सुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब आपके सामने रख देता हूं प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स। अजहर सिद्दीक ने इसमें बड़ी जंग लड़ी है। अच्छा चले, आप नहीं मानना चाहते, वहां बच्चों से बात कराने के हवाले से अब ये कह रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए बता दें कि कितनी दफा वोकला को मुलाकात कराई और वोकला कितनी दफा बाहर खड़े रह गए। मैं बड़ी दफा, यानी मैं अदालती हुक्म से जाकर मिलता रहा हूं, वैसे नहीं मिलता होता था। यानी मैंने कोई वकालत में अगर दस्तखत भी कराने थे या बाकी चीजें भी देखनी है, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लेनी है, मैं तो आप आओ और बोर्ड आपके बात कह रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात है, बच्चों से बातें करानी होती हैं, कितनी दरखास्तें पड़ी हैं, बच्चों से टेलीफोन पे बात नहीं करा रहे। मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं, वो 15 जुलाई 2024, मुझे आज भी याद है, 9 मई के केसेस से रिमांड के लिए इमरान खान साहब का लेके आना था, फिजिकल पेश ना किया, तो वीडियो पे ले आए। मैंने कहा आप तो वीडियो पे ला नहीं सकते। सबसे पहला सवाल एज यूजुअल, क्या आपका अजहर सिद्दीक वकील है? इमरान खान साहब ने कहा जी बिल्कुल मेरा वकील है अजहर सिद्दीक। सब यहाँ रिकॉर्ड पे अर्ज करता चल। अच्छा, फिर उसके अलावा वजह क्या है? हम सिग्नेटरी हैं बहुत सी चीजों के, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के, ICCPR के, नेशनल मैंडेला रूल्स है, कायरो डिक्लेरेशन है। मैंने 2 आईनी दरखास्तें दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को एक तो कमीशन बनाया जाए। आज भी मैं चलें, मैं कहता हूँ निहाल हाशमी साहब भी चलें, आप भी चलते हैं, हम इकट्ठे एक कमीशन बनाएं, आकर हुकूमत कमीशन बनाए, आज देख लेते हैं क्या सहूलतें मिल रही हैं, क्या होता है। इमरान खान साहब वोकला से मिलने दिया जा रहा है, बच्चों से मिलने दिया जा रहा है, ये भी सामने आ जाएगा। मैंने एक और की थी कि तमाम वोकला, तमाम कैदियों को बराबर की सहूलियत दी जाए। मैं ये नहीं कहा था कहीं। और आप इमेजिन कर ले, इस्लामाबाद की जेल बनने के अरसा को 15 साल से, वो भी मैंने पिटीशन दायर की थी वहां पर बैठकर। अच्छा, हुआ क्या? यानी वो जो डिप्टी सुप्रीडेंट साहब है, पता नहीं कोई जातियात है, यहाँ जैसे सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को जातियात, आज ये केस में बताऊंगा जिस तरह आमर स्पीकर ने वो मुअत्तली का हुक्म वापस ले लिया, वो जाके एक दरखास्तें दायर करता है। मुझे ये बताएं सुप्रीडेंट जेल का क्या काम है इस तरह की दरखास्तें देना? अच्छा, वो दरखास्त दे दी, कमाल की बात है, उनके पास इख्तियार कहां से आ गया? फिर जिस तरह से चीजों को लेकर चल रहे हैं, आप जस्टिफाई करते फिर किस बात की? एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत क्या है और वो क्या करता फिर रहा है? हम तो बात बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को सामने रखते हुए, आ जाए, चैलेंज कर रहा हूं कि कितने वोकला को मुलाकातें कराएंगी, हर कोई रोजाना हम देख रहे हैं। सहाफियों की मुलाकातें, आप बताएं नवाज शरीफ जब हम थे तो नवाज शरीफ की मुलाकातें नहीं होती सहाफियों के साथ, इसी पे निहाल हाशमी साहब से पूछ लें। बिल्कुल ठीक है निहाल हाशमी साहब, मैं भी मिला मियां नवाज शरीफ से और सहाफी भी मिले। फिर फैमिली से मुलाकात का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो उनके बच्चों से बात करवाना या उनकी एहलिया से मुलाकात करवाना, ये रुकावट तो नहीं होनी चाहिए? कतन ये रुकावट नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुझे याद है, मगर हमारे सारे साथ जो हुआ आपको याद है कि जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे कुलसुम साहबा से बात करवा दें, उन्होंने कहा नहीं आपका टाइम ही नहीं है, आपको मिल ही नहीं सकता। और वो बोलते रहे कि बहुत बीमार है, और बीमारी नहीं थी, वो अल्लाह को खालिक की हकीकी से जा मिली। तो इस मुल्क के निज़ाम में ऐसा होता है, हमने देखा है। इन्हें तो वकीलों की और सहाफ़ियों की मिलने का बहुत इख्तियार दिया गया है। मुझे याद आ रहा था जब अदर साहब ये बात कर रहे थे कि एक कैदी होता है अंडर ट्रायल प्रिजनर, एक होता है कैदी जिसे सजा के तौर पे भेजा जाता है। जब शाहजहां को औरंगजेब ने कैद किया तो शाहजहां ने पूछा क्या खाओगे? उन्होंने कहा चना। उसने कहा आज भी आपको हलवा खाने का शौक? दूसरा उन्होंने कहा बच्चे भेज देना, मैं उनको पढ़ा के वक्त गुजारा कर लूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब भी आपको शौक है कि आप
जो है हुक्मरानी करें, वो आपका शौक खत्म नहीं हुआ है। तो इमरान खान साहब भी सहाफियों को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी करना चाहते हैं। अभी वो कुछ दिन के लिए आराम करें, वो एक कैदी हैं, अगर वो अल्लाह ने किया हो और वो बरी हो जाए तो फिर सियासत करें। फिर वक्त तो उनको वकालत के पेशे और वकीलों से बात करनी चाहिए। फिलहाल उनको जानना चाहिए कैदियों के मसाइल क्या, हालात क्या है, और कैसे अपने अपने किताब लिख लें वो। मगर अभी तो वो सियासत नहीं कर सकती, इसलिए कि वो एक प्रिजनर है और प्रिजनर अंडर ट्रायल नहीं है वो, और उनको वही सहूलत है जो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर की। निहाल साहब फिर हम ये कह सकते हैं ना जी कि इंतकामी सियासत है, आप जो है इंतकाम का निशाना बने या आज इमरान खान साहब बने? नहीं, इमरान खान निशाना नहीं बन रहा है। देखिए जी, इमरान साहब को वो सारी सहूलतें मौजूद हैं जो आम कैदियों को नहीं है, जो मोहम्मद नवाज शरीफ के पास नहीं था, जो शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं था, जो मरियम के पास नहीं था, जावेद हाशमी के पास नहीं था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पास नहीं था, आसिफ अली जरदारी साहब के पास नहीं था। निहाल हाशमी साहब, ये इनके पास एक्साइज मशीनें हैं, फैमिली आके मिलती है, वकला मिलते हैं, मेरा भाई अदर जाके मिल सकता है, आप जैसे सहाफी जाके मिल सकते हैं, बाहर खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। कैद तो नहीं है ना, एक बड़े हवेली में रह रहे हैं। क्यों जी हवेली में रह रहे हैं अजहर सदीक साहब? यार मैं मुस्कुरा के तो और कुछ नहीं कह सकता। मैं मलिक साहब, आपको खुद पता है, आप अगर यहाँ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी। और मुझे वो फिर एक शेर याद आया इस मौके के ऊपर। आजकल शेर शायरी में ज्यादा करता हूँ। ये अच्छा है। इक़्तिदार के ईमानों में ईमान बिकता है, मुनाफिकत के दाम पे इंसान बिकता है, जमहूरियत के सौदागर खुतबे सतागत के अमल में झूठ के ताजो तख्त सजाए बैठे हैं ये। और मैंने तो आपके सामने ना एक बड़ी वादे तौर पर निहाल हाशमी साहब से भी शेर सुन ले मेरे ख्याल में। निहाल साहब आप भी कुछ शेर सुना दें। बाद में सुन लेते हैं, मैं बात करता हूं। एकेडमिक तो नहीं, मगर इतना मैं जरूर कहूंगा कि मिल्लत फरोशी जुर्म है यार, कौम की तकदीर न बन, कौम को मजबूत कर। मैं जवाब दे दूं इसका? मैं इसका जवाब बड़ा छोटा सा देने लगा 30 सेकंड में। जी सर, बड़ा शेर पढ़ा उन्होंने ना, मैं बड़ा छोटा सा जवाब आपके सामने रखने लगा हूं, ठीक है ना। और जुबान पे जमहूर का जिक्र, दिल में खुद गर्जी, यही है इस दौर की सबसे बड़ी मुनाफिकत। और जमहूरियत का शौर है, शोर है, किरदार आमरीत के, चेहरे बदल गए मगर अंदाज वही पुराने। निहाल हाशमी के साथ साथ वो याद है इन्होंने वो एक जज साहब के बारे में अल्फाज कहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अजहर सदीक साहब आपका और निहाल हाशमी साहब आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।